वर्ब पढ़ना है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हुए चलूँगा ताकि पीडीएफ खोल के देखो तो समझ जाओ। वर्ब माने क्रिया। क्रिया को हिंदी में डेफिनेशन के रूप में क्या कहते हो परिभाषा में? किसी काम को करने का बोध हो या फिर कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया है, यानी कि कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, उस कार्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं वर्क डन बाय पर्सन बोल सकते हो, ठीक है। वर्क डन बाय पर्सन। तो ये जो वर्क डन है ना, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब। समझ में आया? हिंदी में क्रिया यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया हो, किया जा रहा हो या फिर किया जाएगा, तीनों ही केस में वो सब के सब जो भी काम किया है उसको बोलते हैं हम लोग क्रिया। वर्ब इंग्लिश में होता है, इसको हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय द पर्सन, वर्क डन बाय द पर्सन, ठीक है। तो कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया है, ठीक है, या फिर किया जा चुका है, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ब, ठीक। अब देखो बेस फॉर्म अगर देखेंगे, हम बेस फॉर्म देखेंगे नॉर्मल वाले, तो हमारे पास जो वर्ब है वो कितने टाइप में है? फिलहाल के लिए बेस फॉर्म में हम नॉर्मल वाला जो पढ़ते हैं वो 5 है मेरे पास। कितने? 5। V1 V2 V3 V4 और V5। V1 को हम वर्ब ही बोलते हैं, V2 को हम पास्ट बोलते हैं, V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, V4 को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं और V5 को हम प्रेजेंट बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं या फिर करंट बोलते हैं, ठीक है। सही तो है। CONTINIOUS। क्या बात करते हो? सही है। अच्छा लग रहा है वो पहली अरे ये टी है, भैया मुझे पता है एन के बाद यू होगा। NIOUS होता है कॉन्टिन्यूअस। मैंने सर्च किया था, हो गया था कंटिन्यूअस। NOUS। ये हो भैया। अरे वाह, चलो ये कब से? हम तो वैसे लिखते आ रहे कब से। चलो ठीक है। मैंने सही कर लिया था, देखिए कॉपी में गलत था। तो 5 टाइप में हो गए। पहला वर्ब, दूसरा पास्ट, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल, चौथा कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट या फिर करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया। इसको बोलते हैं बीता कार्य। पर कौन सा बीता कार्य? रिसेंट में, मतलब जो हाल ही में हुआ है। क्या हाल ही में हुआ है? रिसेंट माने हाल ही में। पास्ट पार्टिसिपल मतलब ये भी होता है बीता हुआ। कौन सा? बीता हुआ। बीता हुआ, पर इसके टाइम हो गए हैं, टाइम पास्ट, इसके ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। ये जो चल रहा है, जो अभी चल रहा है, चल रहा है, और ये भी अभी चल रहा है, ये भी आपकी चलता रहता है। प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी अपनी प्रेजेंट यानी कि करंट वाले। तो बेसिक वाली 5 फॉर्म क्लियर हो गई। ये होता है वर्ड्स के लिए। ये किसके लिए होता है? वर्ड्स के लिए। वर्ड्स के लिए। और उस वर्ड्स में भी कौन? तो इसको बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। क्लियर? यहाँ पे आपका मेन वर्ब पहले लिखा था, लेकिन मैंने पहले समझा दिया फिर नीचे लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या? मुख्य क्रिया। तो क्लियर हुआ? मेन वर्ब टोटल 5 टाइप में है। V1 V2 V3 V4 V5।
अपना वर्ब, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट या फिर करंट। करेंट। टोटल 5 टाइप में क्लियर हो गए। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, वो भी पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। ठीक, ये तो मेन वर्ब हो गया। अब अगर मैं यहाँ लिखूँ इधर इस तरफ से, एक होता है मेन और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें से मेन का हमने बेसिक टाइप पढ़ ले 5 टाइप में। अब मेन की नॉर्मल वाला पढ़ते हैं। अब डालते हैं हम लोग हेडिंग मेन वर्ब, मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब क्या, मुख्य क्रिया, यानी कि चीफ वर्क। क्या, चीफ वर्क। जो पूरी सेंटेंस में जो इम्पोर्टेंट वाला वर्ड आएगा वो होता है मुख्य या फिर मेन बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर। अब देखो चाहिए फिर तो होता है, हमें कितना जल्दी निकालेगा। आई और ई में कंफ्यूज होते हैं। EIF तो चेफ हो जाता है वो। सही है। चलो देखो, मैं कंफ्यूज रहता हूँ। मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या बोल रहा है, मेन वर्ब एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन। अभी मैंने बोला ना चीफ वर्क, जो काम किया गया हो कर्ता के द्वारा, या फिर कर रहा हो, या फिर करने वाला हो, या फिर करेगा। तो इम्पोर्टेंट वाला, क्या, इम्पोर्टेंट वाला। तो मेन वर्ब बेसिकली एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेन वर्ब। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं कुछ भी, एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या लिखा है, द सन साइंस, द सन साइंस। अच्छा, इसमें अगर मुझे बोले कि गैस करिए, गैस द MV मेन वर्ब, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा होगा, सन क्या हो जाएगा, सन क्या हो जाएगा, तो करता हो जाएगा। सन तो करता हो जाएगा, यानी कि हम इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सन सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कह सकते हैं। इसका क्या काम है, साइंस। साइंस यानी कि चमकना। तो ये मेरा हो जाएगा मेन वर्ब। क्लियर, ये हो जाएगा मेन वर्ब। फिर द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, द हेल्पिंग आर्टिकल है, वो अभी नहीं भरना है, अभी ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आई। उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल लिखूं, द मनी, सॉरी द मंकी, द मंकी जंप्स। तो इसमें मंकी यानी कि बंदर, इसका ये क्या है, करता है, सब्जेक्ट। ये करता है, यानी कि हम इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं। इसने क्या काम किया, कूदने का। तो मेन वर्ब कौन सा, कूदना। समझ में आई। तो कर्ता ने जिस भी काम को किया हो, कर रहा हो, करेगा, वो काम क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। ठीक है, वो काम कहलाता है मेन वर्ब। अब देखो कंफ्यूजन थोड़ी सी आएगी यहाँ पे। अभी देखो मैं 2 वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, सीता सिंगिंग सॉन्ग। चलो अ सॉन्ग लिख लो। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसमें कर्ता कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है। करता सीता। करता तो सीता है, क्योंकि गाना गाया जा रहा है, और गाया किसके जा रहा है, सीता। सीता के द्वारा। तो हर हालत में करता तो यही है। ठीक है, लेकिन सीता क्या काम कर रही है, गाने का। गाने का काम कर रही है, गाना गाने का। पूरे को मेन वर्ब नहीं बनाना है हमने, Singing। पूरे को मेन वर्ब नहीं बनाना है। वो पहले तो काम कर रही है, काम कर रही है। क्या काम कर रही है, गाने का। सिंगिंग का काम कर रही है। क्या, सिंगिंग का काम कर रही है, गाने का काम कर रही है। क्या, गाना गा रही है। क्या, गाना गा रही है। तो गाना तो आपका क्या हो गया, गाना क्या हो गया। ऑब्जेक्ट। अभी के लिए इसको
ऑब्जेक्ट ले लो। कौन सा? अभी के लिए इसको ऑब्जेक्ट क्लास ले लो। कौन सा? ऑब्जेक्ट। ठीक। लेकिन सीता ने क्या किया? गाना गाया। तो यहाँ पे मेन क्या है? इम्पोर्टेंट क्या था? गाना। इम्पोर्टेंट क्या था? गाना। गाना। ठीक है, इम्पोर्टेंट था गाना। अब देखो ये गाना दो तरह की है। ये गाना, ये गाना। ये गाना। ठीक है, दो तरह की है। ये भी गाना है, ये भी गाना है। लेकिन ये गाना का हिंदी के हिसाब से समझने मुश्किल है, इंग्लिश के हिसाब से दोनों के वर्ड्स अलग अलग है। एक गाना का मतलब सिंग, दूसरे गाना का मतलब गाना। सॉन्ग। एक गाना का मतलब सिंग, दूसरे गाना का मतलब सॉन्ग। तो सॉन्ग जो है ये म्यूजिक वाला है। क्या है? ये है म्यूजिक वाला। ठीक है, इसलिए ये काम नहीं है, म्यूजिक वाला काम नहीं है। म्यूजिक वाला यानी कि ये एक रिदम है। क्या? रिदम। रिदम है जो आप सुनते हो, लिसन। ठीक है, लिसनिंग वर्ड है। लेकिन काम इम्पोर्टेंट क्या हो रहा है? उसको गाने के। तो मेन वर्ब ये हो जाएगा सिंगिंग। क्लियर? समझ में आया? और वैसे भी देखो इस पूरे में हमारा V1 V2 V3 V5 कौन सा देख रहा है? यही तो दिख रहा है ना V4 के केस में। V4 यही दिख रहा है ना। तो वर्ब तो यही होगा मेन वर्ब। मैंने बताया था ऊपर V4, और ये पूरा का पूरा क्या था? मेन Main वर्ब। verb। तो हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, यहाँ देख के। तो सिंगिंग क्या है? मेन वर्ब है। समझ में आ गया? अब आगे चलो। इसके देखो मेन वर्ब के बेसिकली दो टाइप होते हैं। कितने? दो टाइप। मेन वर्ब के बेसिकली हमारे पास कितने टाइप अगर होते हैं तो दो टाइप होते हैं। एक होता है ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव। और दूसरा होता है इंट्रांसिटिव। दूसरा होता है इंट्रांसिटिव। क्लियर? पहला ट्रांसिटिव, दूसरा इंट्रांसिटिव। अब इसमें डिटेल में हमने पढ़ने हैं ट्रांसिटिव किसको कहते हैं, फिर पढ़ने हैं इंट्रांसिटिव किसको कहते हैं। तो देखो ट्रांसिटिव, दीज आर द वर्ब्स विच नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। अभी अभी मैंने ये लिखा था बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस, ये विदाउट ऑब्जेक्ट था और ये विद ऑब्जेक्ट था। दोनों एग्जांपल मैंने ऊपर दे दिया था ना। हाँ, तो ट्रांजिटिव में होता है ऑब्जेक्ट ना हो। इंक्लूड क्या हो या ना हो, पक्का हो। नीड है मतलब होना। ट्रांजिटिव कैसे लिखते हो? हैप्पी जैसे लिखते हो, फिर लिखते हो अनहैप्पी। तो ये तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव तो ये है। तो यहाँ पे मेरा ट्रांजिटिव ये तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, इनट्रांजिटिव नेगेटिव होगा ना। इसलिए ये ट्रांजिटिव में विद ऑब्जेक्ट और इनट्रांजिटिव में विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल ट्रिक बता दी ना, जिसमें IN लगे, जिसमें UN लगे, जिसमें NON लगे, वो सब के सब नेगेटिव क्लास में जाता है। किसमें? नेगेटिव क्लास में। यहाँ पे नोट लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाले डब्बे में। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन जिसमें नॉट हो, जिसमें इन हो, जिसमें अन हो, जिसमें नन हो। ठीक है, ये सब के सब नेगेटिव क्लास का। किसका? ये सब के सब नेगेटिव क्लास का। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमने पढ़ना है कौन सा? ट्रांजिटिव। अब हमने पढ़ना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या बोला मैंने यहाँ पे? सेंटेंस
ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। सेंटेंसेस रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लिखने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती है, बिना ऑब्जेक्ट के इस सेंटेंस को आप नहीं लिखोगे। जो भी सेंटेंस लिखे हो अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब वो ट्रांजिटिव वर्ब का सेक्शन नहीं है। वो कौन सा है? इंट्रांजिटिव का। कौन सा है? इंट्रांजिटिव का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रखे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर रखे तो हमने क्या बोला? राम प्लेइंग। अभी तक ये क्या है? अभी तक क्या है? इन ट्रांजिटिव। अगर मैं इधर आगे लिखूं प्लेइंग इन द ग्राउंड, अब मैंने लिखा इसमें इन द ग्राउंड, तो अब कहाँ से कहाँ तक गया है ये? यहाँ से लेकर के अब पूरा कंसिडर करने हैं, तो उस केस में अब ये है ट्रांजिटिव। एक मिनट, इस केस में ये है ट्रांजिटिव। फालतू बात नहीं, इधर देखो। तो ट्रांजिटिव यहाँ तक वर्ड मेरा कौन सा? राम से लेकर के प्लेइंग तक इंट्रांजिटिव। अब पूरा मैंने लिख दिया इन द ग्राउंड, तो ट्रांजिटिव। रीजन क्या था ट्रांजिटिव इसको लिखने का? ऑब्जेक्ट है। इसको लिखने का रीजन था मेरा राम सब्जेक्ट है, प्लेइंग काम खेलने का कर रहा है तो मेन वर्ब है। अब द आर्टिकल क्लास है, इन प्रीपोजिशन है, और ग्राउंड ऑब्जेक्ट। तो इस पूरे सेंटेंस में सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट। सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट। मैंने ट्रांजिटिव में क्या लिखा था? सेंटेंसेस रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट। आ गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब पूरा सेंटेंस किस में है? ट्रांजिटिव में है। और सिर्फ राम प्लेइंग इंट्रांजिटिव है। समझ में आया दोनों केस? अब देखो पहला क्या करा है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया। नेवर ईट एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग। चलो जरा इसको भी समझते हैं। नेवर ईट एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग। विदाउट क्लीनिंग। अच्छा, इसमें काम क्या किया जाएगा जरा बताओ। चलो ये नेवर ईट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? पता नहीं। सब्जेक्ट पता नहीं। सब्जेक्ट इसमें आइडेंटिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। किसी के बारे में तो बोला जा रहा है, किसी को सजेस्ट किया जा रहा है। क्या? किसी को। इसका देखो हिंदी क्या होगा? फल को कभी भी बिना साफ किए या धोए नहीं खाना चाहिए, या फिर ना खाए। ठीक है, नहीं खाना चाहिए या फिर ना खाए। तो ये क्या किया जा रहा है? किसी को सलाह दी जा रही है। क्या? किसी को सलाह दी जा रही है, यानी कि सजेस्ट किया जा रहा है। किसी को तो सजेस्ट किया जा रहा है, कोई तो ऑब्जेक्ट होगा और कोई तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसमें एक स्पीकर है और दूसरा लिसनर है। एक सजेस्ट देने वाला जिसको बोलेंगे हम स्पीकर, और दूसरा सुनने वाला जिसको सलाह दी जा रही है उसको बोलेंगे हम लोग लिसनर। इसमें दो केस है, इसमें दो केस है। इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, फिर भी हमारा ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो सेंटेंस के केस में मैं बताऊंगा बिना सब्जेक्ट के कैसे लिखते हैं सारी चीज़ें। अभी के लिए क्या काम किया जा रहा है इसमें? इस पूरे सेंटेंस में क्या काम किया जा रहा है बताओ? इसमें सजेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बिना धोए नहीं खाना चाहिए या नहीं खाए। लेकिन इसमें मेन काम क्या है? फल धोना है या खाना है? फल धोना है या खाना है? मेन काम अब देखो फंस गए। ये भी तुम्हारा मेन वर्ब है, वो भी मेन है, ये भी मेन है। तो मेन। ये मेन तो यहाँ तो सीधे बता रहा है मेरे को कि मेन है। ये कौन सा है?
V4 है। और यहाँ पे ईट तो वर्ब भी है, ये वर्ब भी है। अब देखो लॉजिक इसमें क्या होता है कि जब दो मेन वर्ब आती है उसमें मेन वर्ब एक ही कंसीडर किया जाता है, एक को हेल्पिंग वर्ब बना दिया जाता है, एक को हेल्पिंग वर्ब बना दिया जाता है। और ऐसा तब होता है, ऐसा मेनली उस केस में होता है जब हमें सब्जेक्ट का कुछ पता ना हो, जब हमें सब्जेक्ट का कुछ पता ना हो। मोस्टली इस केस में एक वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बना दी जाती है और एक वर्ब को मेन वर्ब रखा जाता है। तो मेन वर्ब तो ये सीधे सीधे चिल्ला के बोल रहा है ING है, तो V4 है। V4 है तो मेन की कैटेगरी में है। किसके कैटेगरी में? मेन। यहाँ पे मेन काम क्या होगा? पहले फल को धोना, फल को धोना। तो मेन वर्ब मेरा ये हो गया, तो बाकी का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? मेन वर्ब ये हुआ तो हेल्पिंग वर्ब ईट होगा। अब कल को तुम डिक्शनरी से देख के जा करके ईट में देख लेना, ईट है उसमें, वो मेन वर्ब है, मेरे ऊपर मत जड़ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब। हाँ, क्लियर? ये तो खुद बोल रहा है ना, CLEAN और प्लस ING। ये V1 क्लीन धोना और ये कॉन्टिन्यूस के केस में, दोनों मिल करके क्लीनिंग यानी कि V4। तो ये तो खुद बता रहा है कि हम मेन वर्ब है। दोनों कंटिन्यूस आ जाए फिर क्या तुम धो भी रहे हो खा भी रहे हो, साथ में थोड़े काम करोगे? पहले धो। नेवर ईटिंग एनी फ्रूट विदाउट क्लीनिंग, ऐसे तो होगा ही नहीं। दोनों काम कंटिन्यू थोड़े कर सकते हो। अगर मैं ये बोलूँ आई ऑलवेज टीचिंग विथ स्टडिंग, तो मैं पढ़ा भी रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ, ऐसे थोड़े होगा। मैं कोई एक ही काम करूँगा ना, आइदर आई एम स्टडिंग और रीडिंग। ठीक है, आइदर आई एम स्टडिंग और रीडिंग, या तो मैं पढ़ रहा हूँ या तो मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? वो तो मल्टी टैलेंटेड का काम होता है। चलो, अगर तुम एक से हाथ से धोगे दूसरे हाथ से खा रहे हो तो उसमें तो तुमने हाथ यूज़ किया, पूरी सेंटेंस में तो हाथ तुमने बोल दी। अब तो चेंज हो जाएगी ना, पूरी सेंटेंस ही चेंज हो जाएगी। आप फिर लिखोगे आई एम वॉशिंग और क्लीनिंग अ फ्रूट विथ माई लेफ्ट और राइट हैंड एंड आई एम ईटिंग फ्रूट विथ माई अनदर हैंड। तो इस केस में अब तुम्हारा दोनों मेन वर्ब है, क्योंकि अब यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा तुम बन गए हो, क्योंकि तुमने क्या लिखा? आई। अब सब्जेक्ट डिक्लेयर हो गया ना। अब इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है। और मैंने शुरू में ही क्या बोला, मोस्टली ऐसा कब होता है जब हमें सब्जेक्ट पता ना हो। स्टार्टिंग में बोला था ना मैंने, मोस्टली ऐसा कब होता है जब हमें सब्जेक्ट पता ना हो। क्लियर हो गया डिफरेंस? भूलोगे नहीं ना। तो जब हमें सब्जेक्ट पता ना हो तो उस केस में ज़्यादातर दो वर्ब आपको एक साथ देखने को मिलेगा। उसमें आपको पहचानने होंगे मेन कौन सा है और हेल्पिंग कौन सा है। समझ में आया? मेन होगा जो पहले काम किया जा रहा है, हेल्पिंग होगा जो बाद में काम किया जा रहा है। इसमें सजेस्ट क्या किया? फल को धो करके खाना चाहिए। क्या? फल को धो करके खाना चाहिए। तो फल को धोना पहला काम, फल को धोना पहला काम, इसलिए ये मेन वर्ब। और ये खुद भी बोल रहा है ING कि ये मेन वर्ब है। ING क्या बोल रहा है? ये मेन वर्ब है। समझ में आई? तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्लियर? ट्रांजिटिव हो गया। अब जरा टॉपिक नंबर 2 डालो, इंट्रांजिटिव। ओए बात मत कर। बोले क्लीन होता तो साफ होता है ना, तो हाँ। धोना क्यों है? वॉश लिख ले, वाइप लिख ले। फिर इस सब का मतलब तो एक ही होता है, क्लीन मतलब भी साफ करना, वॉश मतलब भी साफ करना, वाइप मतलब भी साफ करना। अब क्या करेगा? अलग अलग जगह का अलग। चलो, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना, डज, नॉट, डजंट, रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। अब तुम लोग ये क्वेश्चन करोगे कि भैया आपने सेंटेंस डजंट रिक्वायर्ड क्यों लिखा और यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड क्यों लिखा? हेल्पिंग वर्ब का खेल है। तो यहाँ पे टेंस में मैंने बताया था, जहाँ डज, डोंट, डू या डज या फिर नॉट आता है वहाँ पे V1 में शिफ्ट हो जाता है। बताया था ना टेंस में, इसलिए मैंने V1 लिखा है। तो दोबारा मत पूछना कोई भी, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। एग्जाम्पल ले लो, द
दे जंप्ड, दे जंप्ड, दे जंप्ड। तो दे मतलब किसी लोग के बारे में बात कर रहा है। इस केस में देखो क्या है, और इधर देखो, इस केस में क्या है, दे किसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसने कूदा, उसने कूदा या वो कूदी, जो भी है। नाम नहीं पता, पर्सन का नाम नहीं पता, लेकिन पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो सब्जेक्ट तो तुम्हारा ये है, ठीक है। सब्जेक्ट है लेकिन कैसा, अननोन है। क्या, अननोन है, ठीक है। पता नहीं है कौन है, लेकिन ये पता है कि है कौन। पता नहीं है कौन है, लेकिन ये पता है कि कौन है। नाम नहीं पता मतलब क्या, ठीक है। पता नहीं है कि कौन है, लेकिन पता है कि कौन है। तुमने देखे हो, नाम नहीं पता है, उसके बारे में बताए हो, उसके बारे में बताए हो, लेकिन नाम नहीं पता है। क्लियर। और काम क्या था उसका, कूदना। मेन वर्ब ये हो जाएगा। अब देखो सिर्फ सब्जेक्ट और मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं ना, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कौन सा है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गया। मेन वर्ब में कितने टाइप है वो क्लियर हो गया। बेसिक टाइप कितने हैं वो क्लियर हो गया। अब आओगे किस पे, हेल्पिंग वर्ब पे। किस पे, हेल्पिंग वर्ब पे। अब आओगे हेल्पिंग वर्ब पे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कोई आइडिया। मदद करता है जो वर्क किसी के बारे में। हाँ, तो जो अपना वाक्य है, वाक्य को पूर्ण करने में सहायता करे, हेल्प्स टू complete the sentence, कंप्लीट दी सेंटेंस और सेंटेंसेस। तो किसी भी वाक्य को पूर्ण करने में जो हेल्प करे, सहायता करे, मदद करे, वो है हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहीं पे मैंने बताया था ना, ईट। अगर तुम इस ईट को मिटाओ तो नेवर के बाद ये नहीं तो आएगा ही नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, और यानी मतलब कोई, कभी नहीं कोई, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसे तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमको नीड होती है। अब देखो ज़रा, कभी कोई नहीं सोच रहा हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं, कभी कोई जिम्मेदार नहीं। तुमने नेगेटिव डाल तो दी लास्ट में, तुमने ये खुद ही बनाया। चलो इधर देखो। तो एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल दें, आई एम टीचिंग। क्या, टीचिंग। तो आई क्या है, सब्जेक्ट। टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। पढ़ाने का काम किया जा रहा है, मेन वर्ब है। और इस दोनों को, सब्जेक्ट और मेन वर्ब को जोड़ने का काम क्या किया। अभी देखो, अगर मैं लिखो आई टीचिंग, फिर तो ये गलत है ना, टेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से गलत है। अगर गलत है तो पूरा सेंटेंस नहीं हुआ ना। अगर हमको पूरा ही लिखने हैं ऐसे, तो हम लिखेंगे आई टीच, तब ये सही होगा, तो चल सकता है। अब इस केस में देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये मेन वर्ब के कैटेगरी में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में तो आएगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब में आएगा नहीं। अगर मैं ऐसे लिखूं आई टीच, तो ये मेरा हो गया मेन वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। और विदाउट ऑब्जेक्ट है तो मेन वर्ब के कैटेगरी में इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब तो ये हेल्पिंग वर्ब के कैटेगरी में रहा ही नहीं ना, तो इसलिए हम इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ये हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब। हालांकि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कुछ ही टाइप का होता है। जनरल बता दो, जनरल के केस में, फिर एडवांस बताऊंगा। जनरल के केस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज़ होता है, आर होता है, एम होता है, ये तीन होते हैं। अब
ये पूरा ही लेके चल लो फिर उसके बाद एडवांस सीख लेना। वाज हो गया, फिर वेयर हो गया, हैड हो गया, हैव हो गया, और कुछ बच रहा है? वैन। कहाँ गया? अरे नहीं जाऊंगे तुम्हें फिर तू हैज हो गया, और कुछ है? चलो शैल लिख लो, और एक विल। अब तो नहीं बचा ना? डिड तो डिड तो तुम्हारा पास्ट का चला गया, लो डिड भी लिख दिया, अब कुछ नहीं है। अब ऐसे लिख ही रहे हो तो क्लास वाइज लिख लो फिर, जब पूरा ही लिख ली तो। इज, आर, एम, ये सब के सब प्रेजेंट में। हैड, मैं बोला था हैव, हैज तो अलग रहता है। हैज कौन से कैटेगरी में है? हैज लगता है। यहाँ लिख लो हैज, हैव, ये भी तुम्हारा प्रेजेंट के कैटेगरी में। और टेंस डिफाइन बाद में कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक हो गया हैड, अब दूसरा लिखो फिर आता है सेल, फिर आता है विल, ये दोनों के दोनों फ्यूचर का। फिर आता है वॉज, वेयर, डिड, ये सब किसका? पास्ट का। इतना हेड किसका है भैया? हैड तुम्हारा इसमें लगता है, प्रेजेंट में। हाँ। फ्यूचर फ्यूचर में तो सेल, विल, बस फ्यूचर में दो ही होता है, सेल या फिर भरा रखा है। ये हो गया, ये सब जनरल हो गया। क्या जनरल हो गया? इसको जरा क्लासिफाई करो। ओए शांत, क्लासिफाई करो। एक होता है इसका, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब भी देखो दो टाइप में डिवाइड होती है। टाइप देख लो, एक होता है प्राइमरी, क्या प्राइमरी, दूसरा मॉडल। अब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम होता है एक्सिलरी, क्या ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी। तो पहला तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। दो टाइप में। अभी दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है? अभी दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है? तो प्राइमरी क्या बोल रहा है? दीज वर्ब्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोइंग। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब जो है आगे भी डिवाइड हो सकता है, जैसे वर्ब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे पूरी लिख दी है। ये सब के सब कौन सा है? कौन सा? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। डू, डज, डिड, डूइंग, डन, ये सब के सब तुम्हारा प्रेजेंट में ही है ना। डू, डज, ये प्रेजेंट का नेगेटिव वाला केस था, बताया था ना। अब हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये सब भी हैज, हैव, हैडिंग, तो ये सब के सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो होता है जिसको फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देखो क्लासीफाई किया कि नहीं, एक को प्रेजेंट में डाल दिया, एक को फ्यूचर में डाल दिया, एक को पास्ट में डाल दिया, तो आगे क्लासीफाई हुआ। तो यहाँ पे लिख दोगे प्राइमरी में होता है वर्ब्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। और मॉडल में क्या होता है? सम कॉमन मॉडल एक्सिलरीज आर मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये हो गया। चल भी है, इसीलिए तो बोला था कि पूरा मत लिखवाओ, लेकिन तुमको तो चढ़ी थी पूरा लिखाओ। बोलते जा रहे हो, मैंने यही रुका था। हाँ, और लिखवा पूरा मॉडल। तो मॉडल में क्या होता है? कुछ कॉमन होता है, क्या सम कॉमन मॉडल एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। ये फिक्स होता है, ये आगे डिवाइड नहीं होगा। जैसे हो गया में, शायद, माइट, कुड, वुड,
शुड, सेल, विल, ये सब के सब हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही जनरल लिख दिया था। ये छोड़ के मुझे सब ना। पता था कि आगे कांड होने वाला, मैंने जनरल लिख दिया था। मेरे ऊपर आ जाओगे तुम लोग। तो ये सब के सब सभी है ना। हाँ, तो ये जनरल हो गया इतने सारे। ठीक है, ये जनरल हो गया। तो पास्ट की, प्रेजेंट की, दोनों का हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। फ्यूचर की और सम कॉमन, वो सब के सब मॉडल एक्सिलरी। ठीक है, पास्ट की और प्रेजेंट की जितने भी हेल्पिंग वर्ब है, जितने भी काउंट कर सकते हो, वो सब के सब किसका? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। पास्ट और प्रेजेंट को छोड़ करके फ्यूचर और जितने भी कॉमन है, सब के सब किसमें है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा। अब सबका हिंदी पता होना चाहिए। अरे छोड़ दे, इधर दे। अब सबका हिंदी पता होना चाहिए। हिंदी पता है सबका या मैं लिख दूं? नीचे वालों का, ऊपर वालों का तो वैसे कुछ नहीं। मैं का मतलब शायद, शायद जिसको बोलते हैं हम शायद होता है ना। अनुमान लगाना। ठीक है, माइट, ये है भाई। माइट इसी का वी वर्ब का दूसरा फॉर्म और प्लस तीसरा फॉर्म है। ठीक है, मे, माइट, माइट। इसका भी फॉर्म? हाँ, ठीक है। तो पढ़ तो भर भी रहा है, वर्ब का पहला दूसरा तीसरा फॉर्म तो होगा ही। माइट नहीं होता होगा फिर? माइट नहीं होता, नहीं, फोर्थ नहीं होगा। नहीं बोलने के लिए बोलते हैं, नहीं होता है। स्पेलिंग नहीं होता है। अब देखो, उसके बाद होता है यही बोलते हैं सब। सेल और विल। ये तुम्हारा किसका हो गया? फ्यूचर का। क्या? फ्यूचर का, यानी कि आने वाला। इसका कोई हिंदी नहीं होता, फ्यूचर बोला जाता है। आगे कुड, कुड का हिंदी होता है सकना। कैन का भी हिंदू सकता। ये हो गया पास्ट और ये हो गया प्रेजेंट। क्लियर। अब आओ आगे। अब है शुड। शुड का मतलब चाहिए। चाहिए। वुड का मतलब अवश्य चाहिए। जैसे इसका होता है एक सेल और मस्ट सेल, सेल और मस्ट। इसका मतलब होता है अवश्य, इसका मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है और यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में लिख दिया हूँ, भूल मत जाना। लिख दिया सारा। में शायद या फिर अनुमान लगाना, उसका दूसरा तीसरा फॉर्म है माइट। सेल विल फ्यूचर का। कुड सकना पास्ट का। और कुड ये कैन का है वीटो। ठीक है, कैन का वीटो। तो कैन मतलब सकता, वीटो कुड यानी कि सकना। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे, इसको उठा के पता नहीं कहाँ हो गया। अब अगर मेरे को इसका एग्जाम्पल लिखने हैं तो कैसे करोगे? पास्ट क्या कहते हैं, प्रेजेंट में अगर लिखोगे आई कैन डू, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, मैं कर सकता हूँ।
ये मेरा किस में, प्रेजेंट में है। अब इसी का अगर हमको पास्ट में करना है, आई कुड डू, आई कुड Do. मैं यह कर सकता था, नहीं था, मैं कर सकता यह था। करता था। हाँ. डू पास्ट में भी लग जाएगा। हाँ ठीक है। तो डन, कुड डन लिखो, कुड डू लिखो, वो डिपेंड करता है। अभी तुम वर्ब पढ़ रहे हो ना, तो उधर न मत जाओ। अभी हम कैन कुड समझ रहे हैं। समझ में आया कैन और कुड कैसे यूज़ होता है? आई कैन राइट, सॉरी अगर मैं ऐसे बोलूँ, चलो ठीक है, आई कैन स्टडी अगर बोलता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। अब मैं बोलूँ आई कुड पास द एग्ज़ाम इफ़ आई हैड, या फिर इफ़ आई डिड स्टडी। इसका हिंदी क्या होगा? अगर मैं पढ़ा होता तो शायद मैं एग्ज़ाम में पास हो जाता। तो इससे एक और चीज़ पता चली, ये जो कुड है ना, ये भी अनुमान लगाने के लिए होता है। क्या? अनुमान लगाने के लिए होता है। क्लियर हुआ? इससे पता चला कि कुड भी किसके कैटेगरी में है? मे और माइट के कैटेगरी में। किसमें? मे और माइट के कैटेगरी में है। कैन भी माइट के कैटेगरी में है ना। तुमने किया नहीं है, अभी इमेजिन कर रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, करा नहीं है, करा नहीं है, इमेजिन कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। इसीलिए ये किसके कैटेगरी में है? अनुमान लगाने के कैटेगरी में। समझ में आया? किसके कैटेगरी में? तो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में हम मे यूज़ करते हैं, माइट यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं, वुड यूज़ करते हैं, मस्ट भी यूज़ करते हैं। कुल मिलाकर के साला का साला कौन से कैटेगरी में है? इमेजिनेशन कैटेगरी। समझ में आई? तो आपकी मॉडल एक्सिलरी कैटेगरी जो होती है वो होती है इमेजिनरी कैटेगरी। कौन सी? इमेजिनरी कैटेगरी। इसमें हमने काम किया नहीं है, हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि करेंगे? सबके सब फ्यूचर को बताता है और कुछ पास्ट को बताता है, जो बीत गई है लेकिन आपने वो किया नहीं था। आपने किया नहीं था फिर भी बीती है, आपने किया नहीं था फिर भी बीती है। जैसे आपने पढ़ाई नहीं किया, एग्जाम तो बीता, पढ़ाई ना करने की वजह से फेल हुआ, या फिर पढ़ाई करने की वजह से फेल हुआ, पास हुआ। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपने इमेजिन करे, काम फिर भी नहीं किया, पास्ट में है और एक फ्यूचर में। समझ में? क्लियर हुआ? दोनों बातें। तो ये सारे के सारे मॉडल एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन से कैटेगरी में है? कौन से कैटेगरी में है? इमेजिनरी कैटेगरी में। समझ में आ गया? तो कितने पढ़ लिया आप लोगों ने आज? यहाँ पे एक समरी बना दे रहा हूँ। समरी को क्या कहते हैं? समरी, समरी में एक होता है वर्ब, ये समरी क्या होता है? नाम से पूछता है। शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन। वर्ब कितने कैटेगरी में? 5। सबसे पहले तो 2 कैटेगरी में, मेन वर्ब और हेल्पिंग। मेन वर्ब, मेन वर्ब में कौन कौन से हैं? मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव विथ ऑब्जेक्ट और ये विदाउट ऑब्जेक्ट। अब आओ हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में भी 2, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी में पास्ट और प्रेजेंट का, और इसमें
इमेजिनरी। कौन सा? इमेजिनरी। हेलो